नमस्कार, आप देख रहे हैं के न्यूज इंडिया। मैं हूं आपके साथ गरिमा वाजपेयी। खबर उत्तर प्रदेश की शुरुआत करेंगे कुछ खास और बड़ी खबरों के साथ में। सबसे पहले बड़ी जानकारी आपको हम बांदा से बताते हैं, जहां पर राजस्थान के सीएम भजनलाल के आगमन को लेकर सुरक्षा बढ़ा दी गई है। शोक संवेदना जताने कुछ ही देर में पहुंचेंगे राजस्थान के सीएम। भाजपा के संगठन मंत्री चंद्रशेखर के गांव पहुंचेंगे सीएम भजनलाल, और तेलंगाना राज्य के संगठन मंत्री चंद्रशेखर को हुआ है मात्र शोक। लेकिन उससे पहले मुख्यमंत्री क्या कुछ कह रहे हैं, एक बार सुन लेते हैं। पुरस्कार प्राप्त होने पर उन्हें हृदय से बधाई देता हूं। मित्रों, प्रोफेसर यशवंत राव केलकर जी के बारे में यहां पर हमारे क्षेत्रीय संगठन मंत्री जी ने आपके सामने विस्तार से रखा। अखिल भारतीय स्वरूप देने के साथ ही एक बड़े दुनिया के सबसे बड़े छात्र संगठन के रूप में विद्यार्थी परिषद तैयार हो, अपने मूल्यों और अपने आदर्शों को ध्यान में रख करके वो कार्य कर सके। इन बातों को लेकर के जब विद्यार्थी परिषद कार्य करता है तो वह सचमुच आज की एक आवश्यकता बन जाती है, और उन्हीं आवश्यकताओं को लेकर के यह युवाओं का एक संगठन युवाओं को प्रोत्साहित करने के लिए निरंतर कार्य कर रहा है। यह हमारा सौभाग्य है कि मुझे स्वयं भी अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के माध्यम से अपने विद्यार्थी जीवन में कार्य करने का अवसर प्राप्त हुआ। अनेक रचनात्मक कार्यक्रमों को आगे बढ़ा करके राष्ट्रवादी मिशन के साथ जोड़ने की एक आधारशिला है, उसे एक नई दिशा देने का माध्यम बनती है, उसे समाज के विभिन्न तबकों के माध्यम से आगे बढ़ने के लिए एक प्लेटफॉर्म भी उपलब्ध करवाती है। लेकिन महत्वपूर्ण यह कि अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद छात्रों के युवाओं का एक सबसे बड़ा दुनिया का संगठन है, तो हमारे सामने सबसे बड़ा प्रश्न ये उठता है कि वास्तव में युवा कौन है। जब युवा की हम चर्चा करते हैं, बहुत सारे मुद्दे हमारे बीच आते हैं, बहुत सारे बातें हमारे सामने आती हैं, और मैं इस पे अक्सर चर्चा करता हूं। आप पूर्वी उत्तर प्रदेश में हैं। 1857 की क्रांति, प्रथम स्वातंत्र समर को आगे बढ़ाने वाले, 80 वर्ष की उम्र में अंग्रेजों के खिलाफ उस युद्ध को प्रखरता के साथ लड़ने वाले, उस समय के जो अमर सेनानी थे बाबू कुंवर सिंह जी, जिनके बारे में कहा जाता है कि बिहार के आरा से लेकर के आजमगढ़ तक उन्होंने अंग्रेजों को पीछे हटने के लिए मजबूर कर दिया था। अगर हम उनकी चर्चा करते हैं, या संपूर्ण क्रांति के नायक जयप्रकाश नारायण हो, या वीर बंदा बैरागी हो, या फिर एक ही जन्म में दो आजन्म कारावास की सजा प्राप्त करने वाले वीर सावरकर, यह भी तो युवा ऊर्जा के ही प्रतीक थे। उनकी आयु नहीं, उनकी शारीरिक अवस्था से नहीं, बल्कि उनके द्वारा दी गई प्रेरणा युवा ऊर्जा की ही प्रतीक थी। अक्सर हमारी शास्त्रीय परंपरा में जब हम बात करते हैं, तो हमारे देश में जो शास्त्रीय परंपरा है वो ये मानती है कि 2 वर्ष तक के बच्चे को हम शिशु कहते हैं, 5 वर्ष तक के बच्चे को हम कुमार कहते हैं, और 15 वर्ष तक के बच्चे को किशोर कहते हैं। लेकिन 16 वर्ष से लेकर के 40 वर्ष तक की उम्र वो ये होती है जो युवा ऊर्जा की प्रतीक मानी जाती है, और यही युवा ऊर्जा हम लोग अक्सर मानते हैं। और यही कारण है कि यह ऊर्जा जब भी अंगड़ाई लेती है, जिस राष्ट्र के पास इस प्रकार की युवा ऊर्जा होती है, प्रतिभाशाली युवा ऊर्जा होती है, वह उस राष्ट्र के उज्जवल भविष्य की गारंटी भी होती है।
और इस दृष्टि से भारत सबसे सौभाग्यशाली राष्ट्रों में है कि दुनिया का सबसे युवा देश भारत है। 56% आबादी हमारी युवा है और वह युवा जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में आज कार्य करते हुए देश को एक नई दिशा देने का काम कर रही है। जब हम युवाओं की बात करते हैं तो आप शास्त्रों का, पुराणों का और इतिहास का अवलोकन करेंगे तो आपको लगेगा कि जब भी अंगड़ाई ली है तो युवा शक्ति ने ही ली है। याद करिए रामायण काल को। उस समय प्रभु राम ने एक संकल्प लिया था, उनको वनवास हुआ। उन्होंने देखा कि राक्षस जंगल में, वनों में ऋषि मुनियों को मार रहे हैं, वहां के वनवासियों, गिरवासियों का शोषण कर रहे हैं, प्रताड़ित कर रहे हैं। ऋषि मुनि को मानने का मतलब, उनको प्रताड़ित करने का मतलब, वनवासी गिरवासियों को प्रताड़ित और शोषण करने का मतलब क्या था? भारत की ज्ञान की परंपरा को अवरोध करना, भारत के शोध और इनोवेशन के कार्यक्रम को बाधित करना और वनवासी और गिरवासियों को शोषण का शिकार बनाने का मतलब था भारत की एकता को खंड खंड में विभाजित करना। और तब भगवान राम को एक संकल्प लेना पड़ा था कि निस्सरहीन करो मही भुज उठाए प्रणकीन। यानी इसका संकल्प लेने वाले प्रभु राम हो या फिर कंस के आतंक से त्रस्त मथुरा को भयमुक्त वातावरण देने वाले, उस भयाक्रांत से मुक्त करने वाले, परित्राणाय साधुनाम विनाशाय च दुष्कृताम का संदेश देने वाले प्रभु श्री कृष्ण, या फिर पूरी दुनिया को निर्वाण का संदेश देने वाले, या अप दीपो भव के माध्यम से अपने अंदर के ज्योति को देखने की प्रेरणा प्रदान करने वाले भगवान बुद्ध हो या महावीर, इन सबके जीवन को लें, या फिर आदि शंकराचार्य मात्र 32 वर्ष की आयु तक जिए थे। मित्रों, अगर आप युवाओं की स्थिति को देखें, वीर अभिमन्यु महाभारत के सबसे ऊर्जावान युवाओं में हैं। जब 7 महारथी उन्हें घेर रहे हैं तो वीर अभिमन्यु की आयु मात्र 16 वर्ष की थी। 16 वर्ष का एक युवा महाभारत के युद्ध में अपने शौर्य का परिचय दे रहा है, और एक नहीं, कई कई कौरवों के महारथी घेर रहे हैं उनको। तब जाकर के वह वीर अभिमन्यु पर तब भी वह विजय प्राप्त नहीं कर पा रहे हैं। यह स्थिति उस कालखंड की थी। या फिर 1.25 लाख से एक लड़ाऊं तो गोविंद सिंह नाम कहाऊं, खालसा पंथ के संस्थापक गुरु गोविंद सिंह जी महाराज। जो हट राखे धर्म को तिह राखे करतार का उद्घोष करने वाले महाराणा प्रताप। याद करिए, 27 वर्ष की उम्र में हल्दी घाटी का पहला युद्ध महाराणा प्रताप ने लड़ा था, मात्र 22,000 सैनिकों के साथ। महाराणा प्रताप की उम्र क्या थी? 27 वर्ष, और सेना थी 22,000 की। अकबर की सेना थी 1 लाख से अधिक। और लगातार 30 वर्ष तक महाराणा प्रताप इस युद्ध को लड़ते रहे, और अंततः अपने सारे दुर्ग और किलों को उन्होंने अकबर से वापस लेकर के उस समय भारत के स्वाभिमान और सम्मान की, स्वदेश और स्वाभिमान का क्या परिचय होना चाहिए, यह उन्होंने करके दिखाया था। हिंदवी साम्राज्य के संस्थापक छत्रपति शिवाजी महाराज, ये सभी महापुरुष कौन थे?
1857 के प्रथम स्वातंत्र समर की याद करिए, उस वीरांगना को जिसके बारे में कहा गया कि सिंहासन हिल उठे, राजवंशों ने भुगतानी थी, बूढ़े भारत में आई फिर से नई जवानी थी, खूब लड़ी मर्दानी वो तो झांसी वाली रानी थी। महारानी लक्ष्मीबाई 1857 के प्रथम स्वतंत्र समर में जब झांसी की रानी लक्ष्मीबाई अंग्रेजों के खिलाफ देश की स्वाधीनता के लिए लड़ी थी, उम्र थी मात्र 26 वर्ष और वह विजयी हुई थी। अंग्रेज उन्हें परास्त नहीं कर पाए थे। तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आजादी दूंगा। इसका संदेश देने वाले नेताजी सुभाष चंद्र बोस हो या फिर हे इस भारतवर्ष में 100 बार मेरा जन्म हो, कारण सदा ही मृत्यु का देशोपकारक कर्म हो, इसका उद्घोष करने वाले काकोरी ट्रेन एक्शन के महानायक पंडित राम प्रसाद बिस्मिल, ठाकुर रोशन सिंह, अस्फाउल्ला खां, चंद्रशेखर आजाद, राजेंद्र प्रसाद लाहिड़ी, ये सभी महान क्रांतिकारी, ये सब युवा ही थे। और वीर सावरकर को जब एक ही जन्म में 2 आजन्म कारावास की सजा हुई थी, वीर सावरकर दुनिया के पहले क्रांतिकारी हैं जिन्हें एक ही जन्म में 2 आजीवन कारावास की सजा हुई थी। उस समय वीर सावरकर की उम्र मात्र 28 वर्ष थी। और याद करिए गुरु गोविंद सिंह जी महाराज के 4 साहबजादों को, साहबजादा अजीत सिंह, साहबजादा जुझार सिंह, साहबजादा फतेह सिंह, साहबजादा जोरावर सिंह। क्या उम्र थी? 7 साल, 9 साल, 11 साल, 14 साल। यानी ये सभी उस उम्र में देश के लिए लड़ रहे हैं, धर्म के लिए लड़ रहे हैं। और पूरी दुनिया के अंदर, और विद्यार्थी परिषद अक्सर उन कार्यक्रमों में सहभागी बनता है जिन्होंने पूरी दुनिया को संदेश दिया था भारत की वैदिक परंपरा के बारे में, और कहा था गर्व से कहो हम हिंदू हैं। स्वामी विवेकानंद मात्र 39 वर्ष की आयु जिए थे, मात्र 39 वर्ष की आयु। उनके बारे में स्वामी विवेकानंद ने के बारे में गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर ने एक बात कही थी। उन्होंने कहा था कि अगर भारत को समझना है तो स्वामी विवेकानंद को पढ़ो। याद रखना, युवा केवल भारत में ही नहीं, दुनिया के अंदर भी जहां इस युवा ऊर्जा का सम्मान हुआ है, सही दिशा मिली, उसने अपनी प्रतिभा का लोहा मनवाने में कोई कोताही नहीं बरती। आज यहां पर हम लोग भले ही दिव्यांग जन के लिए कार्य करने वाली एक संस्था के को-फाउंडर को यहां पे सम्मान किया जा रहा है, लेकिन दुनिया के अंदर दृष्टिबाधितों की पहली जो प्रेस हुई थी ब्रेन लिपि में, वह उसके जो लुइस ब्रेल थे, उन्होंने मात्र 15 वर्ष की अवस्था में ब्रेन लिपि का आविष्कार किया था, मात्र 15 वर्ष की आयु में।
आइंस्टीन के बारे में कहा जाता है कि 16 वर्ष की अवस्था में ही उन्होंने सापेक्षता के सिद्धांत की पुष्टि की थी, और न्यूटन के बारे में कहा जाता है कि 23 वर्ष की अवस्था में ही उन्होंने गुरुत्वाकर्षण के सिद्धांत को खोज डाला था। यह है युवा शक्ति। वह चाहे तो जहां चाहा वहां रहा, और मुझे लगता है कि अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद उसका एक सशक्त प्लेटफॉर्म बन सकता है, बना है और बन सकता, और मजबूती के साथ बन सकता है। लेकिन इसके लिए हमें प्रयास करने पड़ेंगे। इसके लिए हमें समय के सापेक्ष अपने आप को तैयार करना पड़ेगा, और वह है कि जब आप अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद की बात करते हैं तो पहले युवा ऊर्जा आ गई, युवाओं का संगठन भी है, लेकिन आपने अपना स्लोगन भी दिया है, ज्ञानशील एकता। ज्ञानवान बनने के लिए मुझे लगता है कि भारत से बड़ा, इससे बड़ा आग्रही कोई दूसरा नहीं रहा होगा दुनिया में। श्रीमद् भगवद गीता ने तो इसके बारे में कहा है कि नहीं ज्ञानेन सदृश्यम पवित्रम में विद्यते, यानी ज्ञान की परंपरा से पवित्र भारतीय मनीषा ने किसी अन्य कार्य को नहीं माना, और यही कारण रहा है कि हमारे यहां ऋषि परंपरा का प्राचीन काल से ही बड़ा सम्मान रहा है। दुनिया के अंदर जहां कहीं भी जिस भी स्टेज पर यह आवश्यकता पड़ी, भारत के ऋषि मुनियों ने, भारत के ज्ञान के वाहक उन महापुरुषों ने एक नया संदेश भी दिया। और मैं उसी संदर्भ में आज आप सबसे कहना चाहता हूं कि वास्तव में ज्ञानवान बने हम आज की तकनीक, विज्ञान और तकनीक से भागे ना। विज्ञान कुछ और थोड़े है। हमारे जीवन में कोई भी नया ज्ञान आ जाए वही विज्ञान है। हमारे जीवन में कोई भी नई तकनीक आ जाए, उस नई प्रौद्योगिकी के प्रति आग्रही बनना वही वैज्ञानिक सोच है, वही वैज्ञानिक मानसिकता है। लेकिन हमें उससे भागना नहीं है। हम उससे अगर भागेंगे तो समय के सापेक्ष चलना ये आज की आवश्यकता है। काल का प्रवाह किसी का इंतजार नहीं करता, समय का प्रवाह भी किसी की मोहताज नहीं होती है। वो देश काल और परिस्थितियों की परवाह के बगैर, व्यक्ति जाति मत और मजहब की परवाह के बगैर अपने कार्य, अपने चक्र को चलाता रहेगा। अगर हम उस प्रवाह का हिस्सा बन करके उससे 10 कदम आगे बढ़ने की सोच पाएंगे तो आगे बढ़ पाएंगे, अन्यथा पीछे हटने के लिए मजबूर होना पड़ेगा और उस काल प्रवाह के स्वयं शिकार हो जाएंगे। मुझे याद है 1990 के प्रारंभ में जब देश भर के सरकारी बैंकों में कंप्यूटराइजेशन की शुरुआत हुई थी, शुरुआत में उसका भारी विरोध हुआ था। लोगों ने कहा कि साहब ये नई तकनीक आ गई, ये लोगों को बेरोजगार कर देगी। बहुत विरोध हुआ था, लोगों ने तरह तरह की बातें कही। लेकिन आज आप देख रहे होंगे केवल वहीं पे नहीं है, अब तो ई ऑफिस हो गया है, सब कुछ उससे जुड़ चुका है। जो कभी भारतीय मनीषा ने कहा था वसुधैव कुटुंबकम की बात कही थी, आज तो पूरी दुनिया आपके स्मार्टफोन में कैद होकर के रह गई है। और कहां तक टेक्नोलॉजी जा रही है। कंप्यूटर के लिए विरोध नहीं हुआ, इससे पहले
प्रेस आया था तो हाथ से लिखने वाले जो लोग थे उन लोगों को लगा कि साहब अब हमारा धंधा चौपट होगा। वही लोग हड़ताल पे कर लिए, विरोध प्रदर्शन शुरू हुए। और हर एक विरोध प्रदर्शन में होता है कि अगर 10 लोग स्वाभाविक रूप से प्रभावित होने वाले होंगे तो 100 लोग उसमें तमाशबीन में जुड़ जाते हैं, फिर और भी लोग उसके साथ जुड़ जाते हैं, तो संख्या ज्यादा दिखती है। लेकिन तब भी इसका विरोध हुआ था। प्रिंटिंग प्रेस आया, प्रिंटिंग प्रेस का भी विरोध हुआ। लोगों ने कहा साहब ये सब आने के बाद धंधा चौपट होगा। चर्च को लगा कि साहब हमारा ज्ञान पर एकाधिकार अब समाप्त हो जाएगा, और भी तमाम लोगों ने उसका विरोध किया। लेकिन टेक्नोलॉजी किस्से का इंतजार नहीं की, वो बढ़ती गई। बिजली, टेलीफोन, टेलीविजन, हवाई जहाज, एटीएम, माइक्रोवेव, इंटरनेट, जीपीएस, यानी ये लगातार सोशल मीडिया, ये सभी एक एक करके आगे बढ़ते गए। तो गोरखपुर से सीएम योगी आदित्यनाथ को आप सुन रहे थे, जहां पर एबीवीपी के 17वें राष्ट्रीय अधिवेशन में पहुंचे मुख्यमंत्री की ओर से अहम बातें कही हैं। आगे बढ़ते हैं खबरों की ओर। बांदा से इस बीच एक बड़ी जानकारी सामने आ रही, सबसे पहले उसका रुख कर लेंगे। बांदा से बड़ी खबर, जहां राजस्थान के सीएम भजनलाल के आगमन को लेकर सुरक्षा बढ़ा दी गई है। बांदा से बड़ी जानकारी आपको हम बता रहे हैं, बड़ी खबर आपको हम बता रहे हैं। भाजपा के संगठन मंत्री चंद्रशेखर के गांव पहुंचेंगे सीएम भजनलाल। और अगली खबर आपको हम नोएडा से बताते हैं। इस बीच नोएडा से बड़ी खबर, जगत गुरु कृपालू जी महाराज की बेटियों का एक्सीडेंट, बड़ी जानकारी आपको हम बता रहे हैं। और दिल्ली जाते समय यमुना एक्सप्रेसवे पर डंपर से एक्सीडेंट होने की बात सामने आई है। हादसे में उनकी बड़ी बेटी डॉक्टर विशाखा त्रिपाठी का निधन होने की बात सामने आई है, जबकि उनकी दोनों बेटियां गंभीर रूप से घायल हैं। बड़ी खबर, डॉक्टर श्यामा त्रिपाठी और डॉक्टर कृष्णा त्रिपाठी की हालत गंभीर है। अहम खबर आपको हम बता रहे हैं। दिल्ली जा रही थी गाड़ियां और कृपालू जी महाराज की बेटियों का एक्सीडेंट, बड़ी खबर आपको हम बता रहे हैं। और इसी खबर पर बातचीत के लिए हमारे साथ में हमारे संवाददाता अशोक द्विवेदी फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। अशोक, हादसे में उनकी बड़ी बेटी डॉक्टर विशाखा त्रिपाठी का निधन हो गया, जबकि बाकी की जो बेटियां हैं वो गंभीर रूप से घायल बताई जाती हैं। पूरी जानकारी क्या है आपके पास में? अशोक, आवाज मिल रही है आपको? विशाखा त्रिपाठी की मौत। तो अशोक की आवाज नहीं मिल पा रही है। बड़ी खबर आपको हम बता दें, जहां पर श्यामा और कृष्णा त्रिपाठी गंभीर रूप से घायल बताई जाती हैं। और इस बुलेटिन में इतना ही। आप देखते रहिए न्यूज़ इंडिया। नमस्कार। आप देख रहे हैं के न्यूज़, खबरों का सारथी।